हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विलियन वाले चैप्टर में अपन ने किया था हेनरी का नियम। लास्ट में हेनरी ने बताया था कि स्थिर ताप पर गैसों की विलेयता साम्यावस्था दाब के समानुपाती होती है। और लास्ट में अपन ने हेनरी के नियम में निकाला था कि P बराबर KH इंटू एक्स और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सोल्व किया और अपन के एक समानुपाती चिन्ह को यहाँ से हटा तो P समानुपाती आएगा x। एक ग्राफ हमने स्थापित किया था P और x के मध्य, जो कि एक सरल रेखा प्राप्त हो रही थी जिसका ढाल KH के बराबर था। हेनरी स्थिरांक KH को बोला जाता है और इस हेनरी नियम में जो विलेयता थी इसके बारे में बताया था कि गैसों की जो विलेयता है x समानुपाती लास्ट में आया था 1/KH, यानी हेनरी स्थिरांक यानी KH का मान इंक्रीज यानी अधिक है तो x का मान होगा डिक्रीज यानी कम होगा, यानी गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, कम। और अगर KH का मान कम है तो x का मान होगा अधिक, यानी हेनरी स्थिरांक अगर कम है तो गैसों की विलेयता बढ़ जाएगी। ये अपन ने किया था। आज अपन करते हैं इसमें द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। अब देखिए वाष्प दाब होता क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल द्वारा बताता हूं। जैसे यह एक पात्र है और इस पात्र के अंदर कोई विलायक उपस्थित है, जैसे H2O है। पात्र को हमने कर दिया ऊपर से बंद। अब इस पात्र की ऊपरी सतह के ऊपर स्थित जो कण है वो वाष्प में बदलेंगे। वाष्प में तो बदल जाएंगे परंतु पात्र ऊपर से क्या है, बंद है, तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी ये कण वाष्प में बदलेंगे और इस द्रव्य की सतह के ऊपर एक दबाव डालेंगे, यानी द्रव्य और वाष्प इन दोनों के मध्य आपस में क्या होगा, एक दबाव होगा। दबाव कब होगा, जब दोनों आपस में साम्य अवस्था में होंगे। तो सबसे पहले यह समझना है कि वाष्प दाब होता क्या है। ये क्या है, द्रव्य, यहां क्या है, द्रव्य की वाष्प, ठीक है, ध्यान से समझना परिभाषा को। ये द्रव्य और ये द्रव्य की क्या है, वाष्प, और यहां ऊपर द्रव्य की ये क्या है, सतह। तो देखिए द्रव्य की वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर ढाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यह दाब कब डाला जाता है, जब द्रव्य और वाष्प आपस में साम्य अवस्था में होते। तो परिभाषा क्या हुई कि जब द्रव्य तथा वाष्प आपस में साम्य अवस्था में होते हैं तब द्रव्य की वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर ढाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता। यह इसकी डेफिनेशन हो गई। अब वाष्प दाब को एक बार अपनी सरसरी नजरों से दोबारा देख लीजिए कि वाष्प दाब क्या है।
क्लियर हो गया होगा। द्रव्य की, जब द्रव्य तथा वाष्प आपस में साम्यावस्था में होते हैं तब द्रव्य की वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर डाला गया दाब, यही वाष्प दाब। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण वाष्प दाब बढ़ जाता है या घट जाता है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, और इस प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक है यह है द्रव्य की प्रकृति, क्योंकि वाष्प दाब हमें निकालना है तो अपन इस द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके लिए देखिए, कुछ द्रव्य तो ऐसे होते हैं जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है, और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है। देखिए यहां पे दो पात्र लेके समझा रहा हूं। जैसे ये है, यह भी पात्र बंद है ऊपर से, और यहां पे ये भी पात्र बंद है, दोनों में ही विलयन है। या विलयन है लेके कोई शुद्ध विलायक भी ले सकते हैं, तो पहले शुद्ध विलायक से करते हैं। मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है, जैसे XYZ कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें ले लिया H2, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके कण प्रत्येक स्थान में अब इसके मध्य मान लीजिए जो आकर्षण बल है, दो कणों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है इसको बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक है। दो कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या बोलेंगे? अंतराण्विक आकर्षण बल। अब तो XYZ कोई भी लायक समझना, जैसे इसके बारे में बता रहे हैं। अब इसमें अगर इस बल का मान होगा कम, मान लीजिए कम है, तो ये कण आसानी से क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा कण किस में बदलेंगे? वाष्प से बदलेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा कण वाष्प से बदलेंगे तो सतह के ऊपर दबाव अधिक होगा, कहने का मतलब वाष्प दाब का मान अधिक होगा। दूसरा इधर देखिए, जैसे यह है दूसरा पात्र और इसके अंदर भी XYZ कोई भी विलायक, लेकिन ऐसा विलायक है कि इनमें कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक है। अब इनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल का मान अधिक होगा तो ज्यादा से ज्यादा कण हैं वो वाष्प में नहीं बदलेंगे, इसकी तुलना में कम कण ही क्या होंगे? वाष्प से बदलेंगे। अब कम कण वाष्प से बदल रहे हैं तो सतह के ऊपर दबाव क्या होगा? कम होगा। कहने का मतलब इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम, और इसका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक। तो द्रव्य की जो प्रकृति है यह वाष्प दाब को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो वे द्रव्य जिनके कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल का मान कम होता है उनके ज्यादा से ज्यादा कण वाष्पित होते हैं, जिसके कारण उनके वाष्प दाब का मान अधिक होता है। क्लियर? दूसरी तरफ देखिए, वे द्रव्य जिनके कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण कम अणु ही या कम कण ही वाष्पित हो जाते हैं, अर्थात वाष्प दाब का मान कम होता है। क्लियर? दोबारा मनन कर लीजिए परिभाषा का एक बार।
कहने का मतलब उल्टा है, अगर अंतराण्विक आकर्षण बल कम तो वाष्प दाब अधिक, और अगर अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक तो वाष्प दाब होगा कम। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं अपन। जैसे एथिल एल्कोहल और एक है डाई एथिल ईथर, ये तो है एथिल एल्कोहल और ये है डाई एथिल ईथर। अब इनकी संरचना बनाएं। ग्यारहवीं क्लास में हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ा है, यानी किन्हीं ही दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में अगर हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो उस बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये चार देखे जाते हैं। अगर इनके बीच में हाइड्रोजन आ जाए तो वहां पे बंध होगा हाइड्रोजन बंध। एक तो अंतःआण्विक होता है और एक अंतराण्विक। अंतःआण्विक का तो मतलब होता है एक ही अणु के अंदर बन जाए, और अंतराण्विक अणु एक ही प्रकार का हो लेकिन एक से अधिक हो, उनके मध्य बन जाए। तो देखिए C2H5OH, 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 तीन अणु किसके हैं? एथिल एल्कोहल के। अब यहाँ पे H, यहाँ पे ये, यहाँ H, यहाँ पे ये। उच्च विद्युत ऋणी परमाणु देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में क्या आ गया? हाइड्रोजन। इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में क्या आ गया? हाइड्रोजन। ऐसा ही बंध इसमें इधर भी चलता रहेगा और यही बंध इधर भी चलता रहेगा। तो यहां पे जो बंध है इस बंध को हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर, या हिंदी में लिखना चाहो तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बंध के कारण इसके कम अणु ही वाष्पित हो पाते हैं। बताया था कि अगर अंतराण्विक आकर्षण बल का मान अधिक होगा तो इस बंध के कारण इसे कम अणु वाष्पित होंगे तो वाष्प दाब का मान कम होगा। लेकिन जो डाई एथिल ईथर है उसकी संरचना बना के देखें तो C2H5O, एथिल एल्कोहल में क्या था? यहाँ H, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? C2H5। इतना ही फर्क है। देखिए एथिल एल्कोहल था C2H5OH, C2H5OH, लेकिन इसमें क्या है? डाई एथिल ईथर में C2H5O और H के स्थान पे क्या आ गया? एथिल आ गया, C2H5। अब ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल देखिए C2H5O और इधर भी C2H5। ये उच्च विद्युत ऋणी परमाणु, ये भी उच्च विद्युत ऋणी। क्या बीच में हाइड्रोजन है? क्या एथिल है? तो यहाँ पे कोई बंध नहीं होगा, कोई बंध नहीं होगा, इनमें कोई बंध नहीं है तो इसके ज्यादा से ज्यादा कण क्या होंगे? वाष्पित होंगे और वाष्प दाब का मान अधिक होगा। अब क्वेश्चन क्या होता है कि डाई एथिल ईथर, क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल एल्कोहल की तुलना में अधिक होता है। क्यों? सॉल्व कर सकते हो? या दे देगा कि क्या कारण है कि डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल एल्कोहल की तुलना में अधिक होता है। उल्टा दे देगा कि एथिल एल्कोहल का वाष्प दाब डाई एथिल ईथर की तुलना में कम होता है। एक ही बात है। अब कम तो क्यों होगा एथिल एल्कोहल का? एथिल एल्कोहल का वाष्प दाब कम क्यों होगा? क्योंकि एथिल एल्कोहल के अंदर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जिसके कारण इसके कम अणु ही वाष्पित हो पाते हैं, अर्थात वाष्प दाब का मान कम होता है। इधर देखिए डाई एथिल ईथर में
डाई एथिल ईथर में अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा कण वाष्पित हो पाते हैं, अर्थात डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब अधिक होता है। क्लियर? देख लीजिए एक बार फिर से। हो गया होगा क्लियर? अब अगला टॉपिक है हमारा द्रव्य द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, यानी विलय भी द्रव्य है और विलायक भी क्या हो? द्रव्य। तो उनके वाष्प दाब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए किसी विलयन में विलय भी द्रव्य अवस्था और जो विलायक हैं इसकी भी द्रव्य अवस्था है, तो जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब ये बराबर होगा विलय के वाष्प दाब प्लस विलाय के वाष्प दाब, क्योंकि विलयन किससे मिलके बनता है? विलय और विलायक से। दोनों ही द्रव्य अवस्था में है और दोनों ही वाष्पशील है। वाष्पशील का मतलब वाष्प से बदलने वाले। तो विलयन का कुल वाष्प दाब किसके बराबर होगा? विलय के वाष्प दाब प्लस विलायक के वाष्प दाब। अब इसमें देखिए, मान लीजिए हमने विलयन में विलय को तो माना है ए, ठीक है, और विलायक को माना है बी, विलायक है बी। अब देखिए विलय का वाष्प दाब, वाष्प दाब वेपर प्रेशर और वाष्प दाब के लिए संकेत मानते हैं P। अब विलय का है तो इसे क्या दे देंगे? PA। और विलायक का वाष्प दाब तो इसको लिख देंगे PB। क्या लिख दिया जाएगा? PB। अब देखिए इसमें आगे, और विलयन के वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब को हम मान रहे हैं P। तो इसके अनुसार हमारा क्या समीकरण हो जाएगा कि विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब क्या है? P बराबर विलय का वाष्प दाब P A प्लस विलय का वाष्प दाब PB। यह हो गया इसका गणितीय रूप। दोबारा से देख लीजिए इसको। क्लियर? कहने का मतलब अगर विलय और विलायक दोनों ही द्रव्य हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो हमेशा विलय के वाष्प दाब और विलाय के वाष्प दाब दोनों के योग के बराबर होता है। अब देखिए आगे, अगला टॉपिक है वाष्पशील अवयवों के लिए राउल्ट का नियम। किसके लिए?
वाष्पशील अवयवों के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील का मतलब वे अवयव जो वाष्प के अंदर परिवर्तित होते हैं। तो देखिए, इस नियम के अनुसार किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मॉल भिन्न के समानुपाती होता है। यह बात बताई थी राहुल। अगर मान लीजिए विलेय भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है, तो किसी भी एक अवयव का जो वाष्प दाब है वह उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। अब हम मान रहे हैं, माना विलयन में या मान सकते हैं मिश्रण में A तथा B दो अवयव हैं, ठीक है। आता है अवयव A का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PA। अवयव B का वाष्प दाब ये क्या हो जाएगा, PB। अवयव A की मॉल भिन्न, पीछे हमने मॉल भिन्न पढ़ा था, मॉल भिन्न को किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे, अक्ष द्वारा। तो अवयव A की मॉल भिन्न क्या हो जाएगी, अक्ष A। अवयव B की मॉल भिन्न ये हो जाएगी XB। क्लियर यहां तक। अब देखिए राउल्ट ने क्या कहा है कि किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यह बात कही। आता है राउल्ट के नियमानुसार, तो अवयव एक के लिए लिखें, अवयव ए के लिए क्या हो जाएगा, PA। PA का मतलब अवयव ए का वाष्प दाब। तो उस अवयव की मोल भिन्न, तो A की मोल भिन्न क्या है, XA। तो PA समानुपाती क्या हो जाएगा, XA। तो अवयव A का वाष्प दाब उस अवयव A की मोल भिन्न के क्या है, समानुपाती। अब यहां से समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो PA बराबर एक इस तरह रहेगा, PA डॉट इंटू XA। यह हो गया समीकरण संख्या 1। इन दोनों का हमें पता है। अब PA डॉट क्या है, PA डॉट बराबर यह है अवयव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। क्लियर। यानी जो अवयव A का है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहलाता है क्या, PA डॉट। अब देखिए अवयव B के लिए ऐसे ही, अवयव B के लिए, तो इसी प्रकार से B के लिए क्या हो जाएगा, PB समानुपाती XB। यही होगा, PB किसके समानुपाती है, XB के। यानी अवयव जो B है इसका वाष्प दाब उसी की मोल भिन्न के समानुपाती। चिन्ह को हटाएंगे तो PB बराबर हो जाएगा PB डॉट इंटू XB। यह हो गया समीकरण संख्या 2।
अब पी बी डॉट क्या है, बोलो पी ए डॉट के अनुसार बता सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे आ जाएगा बी, यानी पी बी डॉट बराबर अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, पीबी डॉट क्या है, अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब देखिए हमारे पास में एक समीकरण था, चूंकि P बराबर क्या था, पी ए प्लस पी बी। अभी पहले यही निकाला था कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब दोनों के योग के बराबर होता है। अब P1 का मान हमारे पास में है और Pb का मान हमारे पास में है। आता है P बराबर, Pa का मान क्या है, Pa डॉट इंटू एक्स प्लस Pb का मान क्या है, Pb डॉट इंटू एक्स, यही। अब चूंकि हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1। पीछे का चैप्टर पूरा काम में आ रहा है, अगर पीछे का आपको तैयार है तो आगे का अपने आप सोल्व हो जाएगा, तो पीछे का तुरंत ही तैयार करते रहा करो। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, इसलिए एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस 1। मॉल भिन्न में बताया था कि किसी मिश्रण में उपस्थित अवयवों की मोल भिन्न का योग 1 के बराबर होता है। अब जैसे मान लीजिए हमें निकालना है एक्स ए, एक्स बी हमारे पास में दी हुई है, हाँ सॉरी 1 माइनस होगा, ये नहीं 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि मोल भिन्न हमेशा 1 से कम होती है, यानी एक्स ए हमें निकालनी है तो इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, क्लियर यहां तक, यानी 1 में से एक्स बी को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स ए। अब देखिए आगे, अब एक्स ए के स्थान पे अपन ये मान रखते हैं, तो P बराबर पी बी डॉट, एक्स ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी डॉट इंटू एक्स बी, यानी जो एक्स ए है, एक्स ए ये पी ए है, पी ए डॉट एक्स ए के स्थान पे हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी डॉट इंटू एक्स बी। क्लियर। अब आगे देखिए, इसको इससे इंटू करेंगे तो P बराबर पी ए डॉट, पी ए डॉट को 1 से इंटू किया, यही रहेगा। आगे क्या होगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, पी ए डॉट इंटू एक्स बी। क्लियर यहां तक। फिर आगे क्या हमारे, प्लस पी बी डॉट इंटू एक्स बी। क्लियर यहां तक। पी ए डॉट को 1 से इंटू किया तो यही रहेगा, फिर प्लस माइनस माइनस, तो पी ए डॉट इंटू एक्स बी, और आगे हो जाएगा पी बी डॉट इंटू एक्स। ये ऐसे कैसा, अब प्लस वाले को अपन पहले लेते हैं और माइनस वाले को बाद में। देखिए तो P बराबर पी ए डॉट, प्लस वाले को पहले ले रहे हैं तो पी बी डॉट इंटू एक्स बी माइनस पी ए डॉट इंटू एक्स बी। क्लियर यहां तक। यानी यह पद है, इसको तो बाद में रख दिया और इस पद को पहले ले लिया, तो ये तो हो गया पी बी डॉट इंटू एक्स बी, और ये हो गया माइनस पी ए डॉट इंटू एक्स बी। अब इन दोनों में कौन सा पद कॉमन है, एक्स बी। तो देखें P बराबर पी ए डॉट
कॉमन ले लिया हमने, पी बी को रख देंगे पहले, पी बी डॉट, और इसमें कॉमन क्या ले लिया, कॉमन क्या ले लिया, एक्स बी। एक्स बी को पहले कॉमन ले लो, फिर ये कोष्ठक के अंदर आ जाएगा। एक्स बी तो आ गया इन दोनों में कॉमन, एक्स बी और ये भी एक्स बी। यहाँ क्या बचा, पी बी डॉट, और यहाँ क्या बचा, पी ए डॉट। तो पी ए डॉट प्लस एक्स बी, इधर तो बच गया पी बी डॉट माइनस पी ए डॉट। यही रहा लास्ट समीकरण। यह समीकरण आ गया हमारे पास में लास्ट, जो हमें याद रखना है। यह बात बताई थी राहुल जी। अब इसके इन समीकरणों के आधार पर अपन एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को समझना है। पहले समीकरण एक बार दोबारा देख लीजिए पूरे। क्लियर है? अब देखिए, इस तरह मैं ग्राफ बना रहा हूं। एक तरफ तो ले रहा हूं मोल भिन, और एक तरफ ले रहा हूं वाष्प दाब। यहां तो है पी ए डॉट, और पी ए डॉट का मतलब ए को मान रहे हैं विलेय, तो या तो बोल दो अवयव ए, या बोल सकते हैं विलेय। ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब डॉट है। इधर ले रहा हूं पी बी डॉट, यानी अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब या विलाय का वाष्प दाब। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये लीजिए, अब ये तिरछी लाइन, यानी यहां से तो कम है और यहां से अधिक है। ऐसा क्यों? विलयन के अंदर विलेय और विलायक दो अवयव होते हैं। विलेय के कणों की संख्या होती है कम और विलाय की होती है अधिक। दोनों ही वाष्पशील हैं, लेकिन कणों की संख्या किसकी अधिक होती है? विलायक की। अगर कणों की संख्या विलायक की अधिक है तो वाष्प दाब भी क्या होगा? विलाय का अधिक होगा, क्योंकि वाष्प दाब हम इस अक्ष पे ले रहे हैं और वाई अक्ष पे, और एक्स अक्ष पे क्या ले रहे हैं? मॉल भी। यहाँ पे ले रहे हैं एक्स ए बराबर 1 ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे अवयव ए के लिए है तो एक्स बी, यानी बी अवयव बी की मोल भिन्न क्या होगी? 0। इधर ले रहे हैं एक्स ए, ये तो हो जाएगी 0, जबकि एक्स बी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि ये किसके लिए? अवयव बी के लिए। अब इसके 3 समीकरण वो लिखे जाएंगे। एक तो था P बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, एक समीकरण आया था हमारे पास में पी ए के लिए, यहां से हटा दिया जो, कि पी ए बराबर पी ए डॉट इंटू एक्स आया था, और एक समीकरण आया था हमारे पास में पी बी बराबर पी बी डॉट इंटू एक्स बी। इन्हीं तीनों समीकरणों के लिए ग्राफ बनेंगे। देखना इसमें, अब जैसे यहां से, यानी ए के लिए अपन बना रहे हैं, तो यहां पर एक्स ए यानी ए की मोल भिन्न तो है 1 और बी की मोल भिन्न है 0। तो बी के लिए 0, ए की मोल भिन्न 1 है, यानी यहां केवल विलय है, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। तो ग्राफ यहां से ऊपर से कहां आएगा? नीचे आएगा। क्लियर? ये किसके लिए है? ये ए के लिए है, तो पी ए बराबर पी ए डॉट इंटू एक्स। ये तो हो गया पी ए का ग्राफ।
अब पीबी का बनाएंगे, तो पीबी के अंदर पीबी का मोल बिन का मान अधिक इधर है, लेकिन एक्स ए क्या है 0, तो एक्स बी का मान अधिक है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा अधिक होगा, तो ग्राफ यहां से ऊपर से कहाँ आएगा अक्ष ए की तरफ नीचे की तरफ। यहां पे ये ग्राफ हो जाएगा और इसका मान रख देंगे कि पीबी बराबर पीबी डॉट इंटू एक्स बी, क्लियर। और जो ऊपर वाला ग्राफ है किसके लिए है, P बराबर पी ए प्लस पी, तीनों समीकरणों का ग्राफ हो गया। एक बार ग्राफ को दोबारा समझ लीजिए। पी ए डॉट अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी बी डॉट अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब इधर अगर अवयव ए है तो ए की क्या होगी मोल बिन, इधर अवयव बी है तो बी की क्या होगी मोल बिन, इधर ए की 0 तो इधर बी की 0, इधर ए की 1 तो इधर बी की 1। अब इधर विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी जबकि विलाय की अधिक होगी। विलेय की मात्रा कम है तो कणों की संख्या कम तो वाष्प दाब भी कम, विलाय की मात्रा अधिक है तो कणों की संख्या अधिक तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। इन दोनों के वाष्प दाबों को आपस में मिला देंगे तो ये हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब क्या था P बराबर पी ए प्लस पी बी। और यहाँ पे इस रेखा को यहाँ से मिला दिया जाएगा तो ये हो जाएगा विलेय का वाष्प दाब, और इधर से इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो ये हो जाएगा विलाय का वाष्प दाब। एक बार खुद मनन कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए आगे अगला टॉपिक है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, या इसको बोल सकते हैं अवाष्पशील अवयवों के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील का मतलब जो वाष्प में नहीं बदलते, पहले में दोनों वाष्प बदल रहे थे, विलेय भी वाष्प में था और विलायक भी वाष्प में था। अब इसके अंदर देखिए कैसे हो गई, जैसे मान लीजिए यह है कोई शुद्ध विलायक, और इसमें मान लीजिए कम ऊपरी सतह पर 100 कण हैं जो वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, इसमें है केवल शुद्ध विलायक, इधर एक दूसरा पात्र है, इस दूसरे पात्र में हमने विलेय और मिला दिया जो है अवाष्पशील। ठीक है, दूसरे पात्र में क्या मिला दिया विलेय जो कैसा है अवाष्पशील यानी वाष्प में नहीं बदल रहा है, और बाकी है इसमें विलायक। अब यहां पर कम से कम जैसे हमने माना था कि 100 कण वाष्प में बदल रहे हैं,
यहाँ पे अवाष्पशील विलय के कण हैं वो वाष्पशील विलाय के कणों के स्थान पे आ जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 20 कण विलय के आ चुके हैं, तो ऊपरी सतह के ऊपर विलाय के कितने कण बचे हैं? 80 कण बचे या नहीं? क्योंकि जो 20 कण विलय के आए हैं वो तो वाष्प में नहीं बदल रहे। क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि वो कैसे हैं? अवाष्पशील। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो इस विलायक के कणों का स्थान कौन ग्रहण कर लेते हैं? अवाष्पशील विलय के कण। पूरा स्थान नहीं, कुछ स्थान ये अवाष्पशील विलय के कण ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण वाष्पित होने वाले कणों की संख्या में कमी हो जाती है। अब वाष्पित होने वाले कणों की संख्या में कमी हो गई तो वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। जबकि इसमें शुद्ध विलायक है, सभी के सभी कण किसे बदल रहे हैं? वाष्प से बदल रहे हैं, तो यहां पे वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। यहीं से बात क्लियर होती है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के राउल्ट के नियम क्या है। तो देखिए लैंग्वेज क्या होगी कि जब किसी शुद्ध विलायक में, इन दोनों से ध्यान से समझना, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो यह अवाष्पशील विलय के कुछ कण शुद्ध विलायक के कणों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण वाष्पित होने वाले कणों की संख्या में कमी हो जाती है। अब वाष्पित होने वाले कणों की संख्या में कमी हो गई तो देखिए पहले हमने पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है? Pa प्लस Pb। P बराबर क्या होगा? Pa प्लस Pb। लेकिन यहां पर Pa तो वाष्पित ही नहीं हो रहा है तो इसका वाष्प दाब नहीं होगा, केवल किसका होगा? Pb का। यानी विलयन का वाष्प दाब है ये विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। Pa को तो हम यहां क्या मानेंगे? नगण्य। क्यों? क्योंकि ये तो वाष्प में बदल नहीं रहा है। तो अगर किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब Ps मान लेंगे विलयन के वाष्प दाब को, तो जो विलयन है, विलयन का वाष्प दाब ये किसके बराबर होगा? विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। विलय के क्यों नहीं होगा? क्योंकि विलय तो वाष्पित ही नहीं हो रहा। इसमें देखिए आगे अब देखिए जैसे अपन ने माना कि Ps बराबर क्या हो जाएगा? Pp। अब राउल्ट ने क्या कहा कि किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, सापेक्ष अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में कमी। क्योंकि अवाष्पशील विलय मिल रहा है तो वाष्प दाब में क्या होगी? कमी होगी। यह वाष्प दाब में जो कमी है ये बताइए कि ये विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होती है। यह बात कही थी राउल्ट ने। राउल्ट ने क्या कहा कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में होने वाली सापेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में होने वाली कमी, अवनमन का मतलब हो गया कमी, किसके समानुपाती होगी? विलय की मोल भिन्न। क्लियर? अब देखिए अपन यहां पे कुछ पॉइंट मान रहे हैं। माना विलयन में A तथा B दो अवयव हैं। अवयव A का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P है। परंतु अवयव A को अपन मान ही रहे हैं तो वाष्प दाब को क्या मान? अवयव B का वाष्प दाब
ये क्या हो जाएगा, पीबी। अवयव ए के मोल, जैसे ये मान रहे हैं स्मॉल है, और अवयव बी के मोल, इसको मान रहे हैं कैपिटल है। वाष्प विलयन का वाष्प दाब मान लीजिए, माना विलयन का वाष्प दाब ये है बराबर पी एस, एस का मतलब सॉल्यूशन विलयन, और वाष्प दाब में कमी अब वाष्प दाब में कमी होगी तो विलयन का वाष्प दाब अधिक है या विलायक का? विलायक का अधिक होगा, क्योंकि विलयन में तो क्या आगे अवाष्पशील विलय के कण आगे, तो अधिक में से कम को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा पीबी माइनस पीएस। ये बात क्लियर हो गई क्या? पीबी का मतलब तो क्या है, विलायक का वाष्प दाब, और पीएस का मतलब विलयन का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, क्यों? क्योंकि विलयन में तो किसके कण आगे अवाष्पशील विलय, जिसके कारण वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। और वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन,